अगर हमें किसी स्फेरिकल मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन करना है तो कुछ रूल्स का ध्यान रखना होगा बच्चों। ठीक है, ये रूल्स हमारी बहुत हेल्प करेंगे इमेज फॉर्मेशन करने में। देखिए, पहला रूल मैं आपको बता रहा हूं कॉनकेव मिरर के लिए। ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया। कॉनकेव मिरर का पहला रूल ये है कि कोई भी रे जो इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस बनाया, वो रे जो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। इंसिडेंट रेज के पैरेलल आने वाली रे फोकस से पास होती है। ये कॉनकेव मिरर के लिए है। अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए लगाऊं तो भी यही होगा। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी तो इस तरह से चली जाएगी। जब आप उसको पीछे की तरफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो कहां से जा रही है? फोकस से। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है रिवर्सिबिलिटी का। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी वो फोकस से गुजर रही थी, तो जो फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। रिवर्सिबिलिटी का रूल लग रहा है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो जो फोकस के अलोंग आएगी, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी, जो फोकस के अलोंग आएगी इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपना कॉनकेव मिरर है, वो रे जो कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आने का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल के अलोंग आना। तो ये जो एंगल होता है यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाता है। जो नॉर्मल के अलोंग आती है वो वापस नॉर्मल के अलोंग ही चली जाती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है रे। सेम ऐसा ही यहां पर भी होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आने वाली जो रे है, इसका मतलब वो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, ये वापस उसी पाथ पे चली जाएगी जिस पाथ से वो आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो तीसरा केस मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है, रे जिस तरफ से आती है वापस उधर ही चली जाती है। इसका मतलब जैसे ऑब्जेक्ट से आ रही है, मान लीजिए रे निकलकर, और वो वापस ऑब्जेक्ट में ही जा रही है, तो इमेज एक्चुअली वहीं पर बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट था। तो जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको कहा जाएगा कि जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है इमेज वापस उसी पॉइंट पर बन रही है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, तब हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसा तभी होता है जब इंसिडेंट रे कहां पर जाकर मिल रही होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने के मिलने का मतलब होता है कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। फोर्थ जो रूल है वो ध्यान में रखना है कि जो अपना कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके साथ में अगर किसी एंगल पे रे आ रही है तो जितने एंगल पे रे आती है वापस उतने एंगल पे चली जाती है। अगर मैं कॉन्वेक्स के लिए बारे में बात करता हूं तो कॉन्वेक्स के साथ में भी ऐसा ही होता है। जितने एंगल पे रे आएगी उतने ही एंगल पे रे वापस चली जाएगी। ये चारों रूल्स ध्यान रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन करना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के खूब सारे केसेस देखने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर ले रहा हूं और कॉनकेव मिरर में मैं देखने जा रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। बच्चों, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, और जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है ऑब्जेक्ट तो उससे आने वाली रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे दे रखा होगा तो आप लोग रेज को कैसे लेंगे? एक पैरेलल बीम की तरह लेंगे और फिर उस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के इमेज फॉर्मेशन करेंगे। जैसे देखिए, मैंने क्या किया है, एक कॉनकेव मिरर लिया है। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है। ये जो कॉनकेव मिरर मैंने लिया है, ये जिस बड़े स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये ले लिया मैंने, और मैंने ऐसे मान लिया कि जो रेज हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो मैंने दो पैरेलल रेज ले ली, एक तो ये वाली रे और एक ये वाली रे। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ से मैंने इसको मिलाया तो ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये यहाँ पे नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल के साथ जितने एंगल पर आती है बच्चों रे उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो रिफ्लेक्ट होकर ये रे इधर चली जाएगी। और ये वाली जो रे है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जितने एंगल पर आई थी उतनी एंगल पे चली जाएगी। ये रे ऐसे आ गई। रिफ्लेक्शन के बाद में दोनों रेज इस पॉइंट पे मीट करेंगी।
तो यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट फोकल प्लेन में होगा। ये जो पूरा प्लेन है, ये प्लेन जो इससे गुजरेगा ये फोकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो जो इमेज है वो कहाँ पर बन जाएगी, फोकल प्लेन में बन जाएगी। तो इमेज का जो पहला जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि इमेज कहाँ पर बनेगी, एट फोकल प्लेन, फोकल प्लेन में बनेगी। इमेज कैसी बनेगी बच्चों, रियल बनेगी। देखो वास्तव में मिल रही है रेस। जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। और जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन लेता हूँ इसका, लीनियर मैग्निफिकेशन अगर मैं निकालता हूँ, तो बच्चों मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की बजाय बहुत कम है, तो मैं कहता हूँ कि मैग्निफिकेशन वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। इन्वर्टेड है इसलिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। ये इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा बच्चों, इन्फिनिटी पे। इस पर बेस्ड एक बहुत फेमस एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। जैसे मैंने ऐसे मान लिया कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को मान लिया सन। ठीक है, अगर मैं सन की इमेज देखता हूँ कॉनकेव मिरर पर, तो जैसे ये जो सन है, इस सन में मैंने इसे ए और इसको बी पॉइंट मान लिया, तो जो सन की इमेज बनेगी, सन इन्फिनिटी पे है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकस, तो ये तो तय हुआ कि फोकल प्लेन में बनेगी और छोटी इमेज बनेगी। तो जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की जो इमेज है यहाँ पर बन जाएगी उल्टी ऐसे, तो ये पॉइंट ए डैश, और ये वाला जो हिस्सा है ओ बी, इसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो इस तरफ बन जाएगी ओ बी डैश। तो जैसे ये सन की इमेज बन गई ऐसे, ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। एक्चुअली ये इमेज ऐसे बनेगी कि जैसे एक जनरल में वैसे मैंने बनाया कि एक रे ऐसे निकाली मैंने, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी इमेज इधर बनी, ये वाले हिस्से की इमेज इस तरफ बनी, ये रे ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो एक ट्रायंगल तो अगर मैं देखता हूं ये वाला बन गया, और एक ट्रायंगल ये वाला बन गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है, ये एफ के बराबर है। और सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो मैंने कितनी मान ली, कैपिटल डी। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। ठीक है, और अर्थ, इसकी सन की जो रेडियस है वो मैंने कितनी मान ली, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सन। और जो इसकी इमेज है, जो यहाँ पर जो इमेज बन रही है, इसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इमेज ऑफ सन। तो ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, है ना। देखो जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, एक ही बात है। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर क्यों है, देखो दोनों में ये एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, जो इस ट्रायंगल में है वही इस ट्रायंगल में है। सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो जो इनके परपेंडिकुलर और बेस जो इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए होगा, वही इस परपेंडिकुलर बेस का रेशियो छोटे वाले ट्रायंगल्स के लिए होगा। देखो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है, आर, और बेस कितना है, कैपिटल डी। और स्मॉल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है, स्मॉल आर, और इसका बेस कितना है, स्मॉल एफ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया बच्चों। इस फॉर्मूले में एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 4 चीजें हैं, रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ इमेज ऑफ सन, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। आपको कोई भी 3 क्वांटिटीज दे रखी होंगी एग्जामिनेशन में, और कोई चौथी क्वांटिटी पूछी होगी। जैसे आपको सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दे दिया, इसकी इमेज की रेडियस दे दी, इसकी फोकल लेंथ दे दी, और आपसे कहा गया कि फाइंड रेडियस ऑफ द सन। तो हम लोग कैसे निकालें, ये फॉर्मूला हमारी बहुत हेल्प करेगा। इस फॉर्मूले को और जो मैंने प्रोफाइल करवाया है इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी।
नेक्स्ट केस लेके चल रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के इस तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट आपको 2 रेज की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, एक रे तो ऐसे मान ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती है बच्चों, वो कहाँ से पास होती है, फोकस से, ठीक है। और एक रे वो है जो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस इसी पाथ पर लौट कर आती है। तो जब ये गई और जब ये वापस आई तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बन गई समवेयर बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या आ जाएगी कि इमेज कहाँ पर बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कैसी बनेगी बच्चों, रियल। इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। और इमेज इन्वर्टेड बनेगी। मैग्निफिकेशन जो होगा वो लेस देन 1 होगा, छोटी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड है इसलिए क्या होगा, -1 हो जाएगा। थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। एक रे तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लीजिए, ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से गुजरेगी, और एक को फोकस से गुजर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो जो इमेज है वो वापस कहाँ पर बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाएगी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इक्वल इन साइज होगी, दोनों का जो साइज होगा वो सेम होगा, और जो मैग्निफिकेशन है इक्वल इन साइज है तो 1 और इन्वर्टेड इमेज है तो -1। नेक्स्ट केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में है। तो एक रे तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली जो कहाँ से गुजरेगी बच्चों, फोकस से, और एक मैंने फोकस से पास करवाई जो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। तो जो इमेज है वो देखो बड़ी इमेज बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। तो पहली बात तो इमेज की जो लोकेशन है वो क्या होगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में। कैसी बन रही है बच्चों, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, एंड लार्जर इन साइज। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन इट इज ग्रेटर देन 1, इन्वर्टेड है इसलिए -1। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट केस है बच्चों कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज कैसे बनेगी। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है ना, और फोकस और पोल के बीच में है, तो मैंने 2 रेज ली हैं। एक रे तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होती है बच्चों, फोकस से। और एक रे ले ली मैंने जो इधर सीधी पोल की तरफ गई। नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे जाएगी रे उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर आएगी, ये रे ऐसे आएगी, ठीक है। आप देखोगे जब आप यहां से देख रहे होंगे, अगर ऑब्जर्वर यहां होगा बच्चों, तो ऑब्जर्वर ये फील करेगा कि ये जो रेज ऐसे आ रही हैं ये किसी पॉइंट से आ रही होंगी, इससे ऐसा महसूस होगा। इसे वास्तव में रेज मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, इसको ऐसा फील हुआ कि जैसे ये रेज किसी पॉइंट से आ रही हैं। ये पॉइंट निकालने के लिए हम इनको पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे, हमारे को ऐसा फील हो रहा होगा कि ये रेज जो है वो यहाँ से आ रही हैं, तो यहाँ पर हमें इमेज बनी हुई दिखाई देगी। तो जो इमेज बनी कैसी बनी, वर्चुअल बनी। अभी तक की जितने भी केसेस मैंने आपको बताए थे उनमें इमेज कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी, लेकिन यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और किधर बन रही है बच्चों, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। तो इमेज की जो प्रॉपर्टीज हो गई वो क्या हो गई, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। दूसरी बात कि वर्चुअल बन रही है। ये पहली इमेज है जो वर्चुअल बनी है कॉनकेव मिरर के लिए, ध्यान रखिएगा। इमेज जो है वो इरेक्ट है, सीधी भी पहली बार सीधी इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है, लेकिन क्योंकि इरेक्ट इमेज है तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, प्लस लगाया है। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज का केस हुआ। कॉन्वेक्स मिरर
बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन करना होना तो एक ही केस होता है इसमें, ठीक है ना। कॉन्केव में तो बहुत सारे थे, कभी रियल भी बन रही थी तो कभी वर्चुअल भी बन रही थी, कभी इरेक्ट भी बन रही थी तो कभी इन्वर्टेड भी बन रही थी, स्मॉल भी बन रही थी, लार्जर भी बन रही थी। लेकिन यहां पे केवल एक केस होता है कि ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी रखा हो, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेस की जरूरत है। तो देखो वो कैसे, एक रे तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है बच्चों, फोकस से। देखो ये ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ये यूं चली जाएगी। इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करूंगा तो कहां से आती हुई दिखेगी मेरे को, फोकस से। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक रे जो है मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेज दी। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है वो वापस उसी पाथ पे लौट आती है, ये आप लोग जानते हो क्योंकि नॉर्मल के अलोंग आ रही है। तो हम जब इधर से देख रहे होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे एक रे तो इधर से आ रही है और एक रे इधर से आ रही है, डाइवर्स करना ना, रेस को फैला देता है। तो हमें ऐसा फील होता है कि एक रे तो इधर से आ रही है, एक रे यहां से आ रही है, तो इमेज जो है ना वो यहां पर कहीं पे बन रही है। इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे की तरफ बनती है, और इस पॉइंट के बीच में कहीं पर बनती है। और इस इमेज की जो खास बात होती है वो ये है कि इमेज कहां पर बनेगी, हमेशा बिहाइंड द मिरर। इमेज हमेशा कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल। इमेज हमेशा कैसी बनेगी इसमें, इरेक्ट। ओके, और जो मैग्निफिकेशन होगा, अच्छा स्मॉल बनेगी, और जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा, और क्योंकि इरेक्ट इमेज बन रही है इसलिए +1 होगा।